गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आज का जो लेक्चर है शुरू करने के पहले आप इसके पहले जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ाई हुआ था, कूलम्ब्स लॉ पे जो लेक्चर हुए थे उसको जरूर आप देख लें, तब आज का क्लास अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखिए, सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि द एरिया और रीजन कवर्ड बाय अ चार्ज्ड बॉडी इन विच electrostatic force or electrical force is influenced on other charged body। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, सपोज कर लीजिए इसका प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके चारों तरफ प्लस 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 चार्ज है। तो इस प्लस पार्टिकल के द्वारा, प्लस चार्ज्ड बॉडी के द्वारा एक एरिया, एक लिमिटेड एरिया कवर होता है जिसमें वह किसी दूसरे पार्टिकल पर इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए एक एरिया है, सपोज कीजिए इसका एरिया इतना है, इस एरिया के अंदर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। जब कोई एक चार्ज्ड बॉडी को इसको नजदीक लाएंगे तो इस एरिया के अंदर आने के बाद यह चार्ज्ड बॉडी वो पॉइंट चार्ज बॉडी, जो दूसरा पॉइंट चार्ज बॉडी को लेकर के आएंगे इसके नजदीक, उस पर यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों तरीके से हो सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट चार्ज बॉडी Q0 है, Q0 भी बोल सकते हैं, पॉइंट चार्ज बॉडी है। जब इस पॉइंट चार्ज बॉडी को हम यहां पर लेकर के आए, तब इस चार्ज बॉडी के द्वारा इस पर फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जब यहां पर Q0 लेकर के आएंगे तो फिर यहां पर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जिधर ये पॉइंट चार्ज्ड बॉडी को या किसी अदर चार्ज्ड बॉडी को लेकर के हम आएंगे, उस पर इस चार्ज्ड बॉडी के द्वारा फोर्सेस अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो एक एरिया हुआ जिस एरिया के अंदर किसी अदर चार्ज्ड बॉडी को लाने के बाद फर्स्ट वाले चार्ज्ड बॉडी के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? जब इस पॉइंट चार्ज बॉडी को हम नजदीक लेकर के आएंगे तो इस चार्ज्ड बॉडी के द्वारा इस पॉइंट चार्ज बॉडी पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो वह एरिया, जिस एरिया में किसी अदर चार्ज बॉडी पर, अदर पॉइंट चार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, उसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हो सकता है इसको काफी दूर कर दिया जाए, जब इसके एरिया से काफी दूर कर दिया जाए जहां पर इस बॉडी का चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना फोर्स घटेगा। हो सकता है इसको काफी दूर अगर कर दें, इन्फिनिटी पे लेकर के चले जाएं, तो इस चार्ज्ड बॉडी के द्वारा इस पॉइंट चार्ज्ड बॉडी पर फोर्सेस अप्लाई होने बंद हो जाएंगे। तो वो एरिया से बाहर चला गया, ये पॉइंट चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी के एरिया से बाहर चला गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो पाया। ठीक है ना? तो किसी भी चार्ज बॉडी का वह एरिया जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसी दूसरे चार्ज बॉडी को लाने पर। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट चार्ज को अगर पॉजिटिव मान लें, हम पॉइंट चार्ज को पॉजिटिव मान लें, तो इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्सेज अप्लाई होंगे। कहां? बाहर की तरफ। ये रिपल्सिव फोर्स इधर अप्लाई होगा, इसको ये चार्ज बॉडी रिपेल करेगा बाहर की तरफ, सब में रिपल्सन शुरू हो जाएगा क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हो गए।
ठीक है ना, दोनों में रिपल्सन शुरू हो जाएगा। अगर वही यहां पर कोई निगेटिव चार्ज बॉडी अगर हम रख देते, जैसे कि मान गया कि यहां पर ये प्लस क्यू जो था, यहां पर कोई अगर हम निगेटिव चार्ज बॉडी रख देते माइनस क्यू, तब कोई पॉइंट चार्ज बॉडी, ये पॉइंट चार्ज बॉडी इसके पास लाते, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास लाते, तब क्या होता, एक एरिया कवर होता। मान लीजिए यहां पर लेके आ रहे हैं हम प्लस क्यू नॉट को लेकर के आए, यहां पर क्यू नॉट को लेकर के आए, तब प्लस माइनस के बीच में क्या शुरू हो जाएगा, तब अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि चार्ज बॉडी पॉइंट चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। जबकि यहां पर पॉइंट चार्ज बॉडी है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का सेम चार्ज होने की वजह से दोनों के बीच में रिपल्सन शुरू हो जाएगा। यानी कि किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होते हैं वो आउटवर्ड होता है, वो बाहर की तरफ अप्लाई होता है, और किसी निगेटिव चार्ज बॉडी के द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स होते हैं वो इनवर्ड अप्लाई होता है, यानी कि अंदर की तरफ। देखिए यहां डायरेक्शन हम इनवर्ड दिए हैं, क्योंकि निगेटिव है पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन हो रहा है, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव है तो रिपल्सन है, तो बाहर की तरफ साइन दिया गया है, यानी कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है क्या है, बाहर की तरफ है। समझ में आया कि जब जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होते हैं वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स आउटवर्ड की तरफ अप्लाई करते हैं, और जो निगेटिव चार्ज बॉडी है वो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अंदर की तरफ यानी कि इनवर्ड अप्लाई करते हैं। इसमें आउटवर्ड होता है, इसमें इनवर्ड होता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, मिटाएं से हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बच्चों सपोज कीजिए कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और यहां पर एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इसको बोलेंगे, इसको टेस्ट चार्ज कहेंगे, और इसको सोर्स ऑफ चार्ज कहेंगे, यानी कि सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं। ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और सोर्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब मान लीजिए इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक डिस्टेंस पर ये होगा, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा होगा, दोनों का एक डिस्टेंस होगा, तो ये प्लस क्यू दोनों का एक डिस्टेंस होगा, कुछ दूरी पर रखा हुआ है। अब इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू नॉट के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये बाहर की तरफ होगा। क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमेशा क्या करता है, आउटवर्ड करेगा, तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होने की वजह से ये जो टेस्ट चार्ज बॉडी पे जो फोर्सेज लगेंगे वो किधर लगेगा, आउटवर्ड की तरफ लगेगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होने की वजह से। तो ये जो फोर्स का स्ट्रेंथ हुआ, जो पर यूनिट, ये पर यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, मतलब कि 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के द्वारा या 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज के द्वारा जो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्सेस लगते हैं, जो स्ट्रेंथ होता है फोर्स का, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाएगा। इसको डिफाइन कर सकते हैं हम कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करेंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाई, टेस्ट चार्ज को किस चीज से डिनोट करेंगे, Q नॉट से, तो F बाई Q नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया F बाई Q नॉट। चूंकि इसके ऊपर एरो साइन दिया हुआ है, तो कौन सा ये क्वांटिटी होगा, निश्चित रूप से ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होंगे और एक मैग्नीट्यूड भी होगा इसका अपना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसे कहेंगे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा अंतर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एरिया और रीजन कवर्ड होता है किसी चार्ज्ड बॉडी के द्वारा, जिसमें किसी अदर चार्ज्ड बॉडी को लाने पर उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, उस पर अप्लाई होता है। लेकिन जितना इलेक्ट्रिक फोर्स 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के द्वारा या 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज के द्वारा जितना फोर्स का स्ट्रेंथ अप्लाई होगा किसी अदर चार्ज्ड बॉडी पर, किसी अदर टेस्ट चार्ज पार्टिकल या बॉडी पर, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को शो करता है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको लिख भी सकते हैं आप कि द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the measurement of strength of electric field is also called electric field intensity। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़े हम लोग, मिटाएं से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या अंतर है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। अगर ये निगेटिव रहता, यहां पर ये निगेटिव चार्ज रहता, सपोज कीजिए एक -q चार्ज रहता और यहां पर q नॉट रहता, तो ये किसकी तरफ होता, निगेटिव है तो क्या होगा, इनवर्ड की तरफ होता, इसकी तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव की तरफ होता, इनवर्ड, और इसमें क्या है, आउटवर्ड है। ठीक है ना, तो यहां निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। निगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है टेस्ट चार्ज पे, और पॉजिटिव चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है किस पे, टेस्ट चार्ज पे, या किसी अदर बॉडी पे, या किसी अदर पार्टिकल पे। नोट कीजिए, मिटाएं हम इसे। थैंक यू, मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अब हम लोग यूनिट पढ़ेंगे। देखिए बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिंपल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कि E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो अगर इसका SI यूनिट कैलकुलेट करें हम, तो E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम्ब, यानी कि न्यूटन पर कूलम्ब हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है ना। अब इसके डायमेंशंस की बात आती है, न्यूटन पर कूलम्ब इसका हो गया। एक और इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, तो न्यूटन पर कूलम्ब भी लिख सकते हैं आप, अब वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं आप। अब इसके डायमेंशंस की बात है कि इसका डायमेंशंस क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम्ब। तो न्यूटन का डायमेंशंस, न्यूटन यानी कि फोर्स का डायमेंशन आप लोग को याद होगा कि mLT-2 होता है, और बाई कूलम्ब चार्ज का डायमेंशन आपको याद होगा A/T होता है। कैसे, देखिए I बराबर होता है Q/T और Q इक्वल टू होता है I/T। तो I का एम्पियर और टाइम का T, तो A/T, तो हमने A/T लिख दिया। अब T को ऊपर भेजिए तो हो गया mLT-3, और A को ऊपर भेजते हैं तो A-1 हो गया। तो ये इसका डायमेंशन निकल गया, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन कैलकुलेट हो गया। समझ में आया इतना? कौन सा क्वांटिटी है ये कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे हम। बेटा बच्चों देखिए कुछ पॉइंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कुछ पॉइंट देखिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें, ताकि इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट में, नोट में, फर्स्ट पॉइंट में कि देयर इज
रिपल्सन बिटवीन, देखिएगा देयर इज रिपल्सन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड टेस्ट चार्ज बॉडी, क्योंकि टेस्ट चार्ज बॉडी भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। सेकंड पॉइंट, अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में कब होगा, अट्रैक्शन होगा, कब, व्हेन source charged body is negative while test charged body is positive। टेस्ट चार्ज बॉडी तो हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या पॉइंट होगा, सो टेस्ट चार्ज इज, देखिए टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल, सो it doesn't have any electric field intensity, या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट आता है कि क्वेश्चन एक ये राइज होता है कि आखिर जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू है, इसका एरिया रीजन कहां तक होगा, यानी कि ये किसी अदर चार्ज्ड बॉडी को कितना दूरी तक खींच सकता है, यानी कि इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनका लास्टिंग कितना होगा, कितना दूर तक ये जाएगा, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कितना दूर तक जाएगा। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर, इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी पर जाकर के देखो, जिस डिस्टेंस के बारे में हमें पता नहीं होता है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लॉन्ग टू लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, उस पॉइंट को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। जैसे कि मान गए कि इसका रीजन और एरिया कितना दूर तक है ये तो पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है ना, कहीं ना कहीं इसका लास्ट पॉइंट तो है जहां पर इसका रीजन, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। तो जिस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी नाम दिया जाता है। तो इसको बोल सकते हैं फोर्थ पॉइंट में कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहां तक एक्सटेंड किया जा सकता है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज एक्सटेंडेड टिल इन्फिनिटी। कहां तक एक्सटेंड किया जा सकता है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इन्फिनिटी पर, बट एट इन्फिनिटी पर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों का दोनों जीरो हो जाएंगे। इतना समझ में आया कि कहां तक इसका रेंज होता है, इसका रेंज इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन इन्फिनिटी पर जाकर के इसका रेंज खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं खत्म होगा, और जहां खत्म होगा उस पॉइंट को इन्फिनिटी मान लिया गया, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी पे इसका रेंज खत्म हो जाता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी मैग्नीट्यूड जीरो होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये थे, फिर आगे टॉपिक हम बढ़े, नोट कीजिए इसे। बेटा बच्चों देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बहुत सारा टर्म देखना है, बहुत सारा टॉपिक है आज, देखते चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, टॉपिक आ गया हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। सपोज कीजिए
कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है जिसका मैग्नीट्यूड और वैल्यू +q दिया हुआ है, +q है। यहां पर एक पॉइंट चार्ज बॉडी है q0। पॉइंट चार्ज बॉडी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। तो गेस करो बाबू कि ये पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और इसके बीच में यानी कि पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं इसको, टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज कहिए। तो पॉजिटिव बॉडी और पॉइंट चार्ज बॉडी के बीच में दोनों का क्या है? वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा और ये रिपेल होकर के इधर की तरफ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अब इस चार्ज बॉडी से इस चार्ज बॉडी का कुछ डिस्टेंस होगा अपना, उस डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस को क्या मान लिए हम? r मान लिए। यहां तक ये तो डायरेक्शन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि ये किधर? इस पर, यानी कि ये Q0 पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा? आउटवर्ड की तरफ लगेगा। ये फोर्स का भी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, आउटवर्ड की तरफ जाएगा। तो यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं हम कि अगर हम निकालें फोर्स ऑन Q0 पर फोर्स किसके द्वारा? +q के द्वारा। Q0 पे किसके द्वारा फोर्स लग रहा है? किसके द्वारा? +q के द्वारा। तो कूलम्स लॉ के थ्रू जानते हैं कि F = kq1, यानी कि kq1 × q2 Q0 और बाई r² होता है। तो फोर्स निकल गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। फोर्स का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है? kq × Q0 और बाई कितना है? r² और बाई Q0 से Q0 कैंसिल, यानी कि हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी kq बाई कितना? r²। ये लगभग कूलम्स लॉ से मिलता जुलता है। कूलम लॉ में था कि फोर्स = kq1 q2 बाई कितना था? r² था। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था kq बाई r² निकालेंगे। चूंकि इस पर निकाले थे पॉइंट चार्ज है, तो इस पर जो +q के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, ठीक है ना, वो उसका मैग्नीट्यूड इतना के बराबर होगा, kq बाई r² के बराबर होगा। E बराबर लिख सकते हैं कितना? kq बाई r², जहां k का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर किसके लिए होता है? फ्री स्पेस के लिए होता है, फिर एयर के लिए होता है, और फिर वैक्यूम के लिए, और फिर किसके लिए? वैक्यूम के लिए होता है। तीनों के लिए लगभग इसका वैल्यू सेम होता है। तब फॉर्मूला आ गया E = 9 × 10⁹ Q और बाई कितना? r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया। कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करें इसको समझ में आ गया कि +q चार्ज दिया हुआ रहे, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ = kq बाई r² लिख देंगे। इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है बाबू, बढ़े आगे। ओके, थैंक यू, मिटाएं। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, उसको आप देखेंगे। 2 पॉइंट है इससे रिलेटेड, फिर हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए वो पॉइंट क्या है। सो देखिए अभी हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड = होता है कितना? फोर्स बाई चार्ज। दूसरा पॉइंट देखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज बॉडी के लिए। Q0 लिखेंगे यहां पर लिखेंगे k, क्या फॉर्मूला था? kq बाई कितना? r², जहां k का वैल्यू लगभग फिक्स था। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देख सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। डिस्टेंस में जितना का इंप्रूवमेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटेगा। डिस्टेंस जितना घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बढ़ेगा। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट में है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ will be same as
दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। कैसे? मान गए किसी पॉइंट चार्ज बॉडी, किसी चार्ज बॉडी के द्वारा किसी टेस्ट चार्ज बॉडी पर फोर्सेज अप्लाई किए जा रहे हैं, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो ये बॉडी जो होगा वो क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ रिपेल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही जो डायरेक्शन होगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। 4 नंबर पॉइंट में देखिएगा, 4 नंबर देखिएगा, व्हेन डिस्टेंस इज, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू मिनिमम, जब एकदम कम कर दिया जाए, डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू मिनिमम, काफी कम कर दिया जाए, देन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या था, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर R को 0 मान ले, एकदम डिस्टेंस कम कर दे, ये जो पॉइंट चार्ज बॉडी है उसको एकदम नजदीक ला दे, एकदम नजदीक, इसके काफी नजदीक, काफी क्लोज ला दे, ठीक है ना, यानी कि डिस्टेंस दोनों के बीच का रिड्यूस करके मिनिमम कर दे, मिनिमम टू मिनिमम, जितना पॉसिबल हो उतना कम कर दे, तब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू, अब बाई कितना 0 है, तो ये टर्म क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, यानी कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, अनडिफाइंड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यही 4th पॉइंट मैंने बताया है कि व्हेन डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू मिनिमम देन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी अनडिफाइंड। जब डिस्टेंस को काफी मिनिमम कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाता है। मिनिमम यानी कि लगभग 0, ठीक है, 0 के बराबर मिनिमम टू मिनिमम किया जा सकता है, जितना मिनिमम किया जा सकता है उतना मिनिमम जब कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड कहिए या नॉट डिफाइंड कहिए, ठीक है। मिटाएं बच्चों, इसको समझ में आ रहा है अच्छे से, चलिए गुड, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ते हैं सेम किसकी तरह, कूलम्ब्स लॉ में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कूलम्ब्स लॉ में हम पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़े थे, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मल्टीपल चार्जेज, ठीक है ना। मल्टीपल चार्जेस के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। देखिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले हैं, उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखना है। तो पहले हम कूलम्ब्स लॉ को, पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि क्या होता था कि सपोज कीजिए यहां पर एक पार्टिकल चार्ज 1 है, यहां पर चार्ज 2 है और यहां पर एक चार्ज 3 था, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये भी इस पे फोर्स लगाता था, ये भी इस पे फोर्स लगाता था, तो इसका जो नेट फोर्स होता था इस दोनों के फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता था, यानी कि F31 प्लस F(3) ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन किस पर 3, फोर्स ऑन 3 होता था, यानी कि चार्ज पार्टिकल 3 पर इस दोनों के द्वारा लगे हुए फोर्स के मैग्नीट्यूड का वेक्टर सम जो होता था वही नेट फोर्स निकलता था। सेम टू सेम उसी तरह इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी सेम पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल ये Q1 है, यहां पर एक पार्टिकल Q2 है, यहां पर एक Q3 है, ठीक है ना। यहां पर एक पार्टिकल है जिसका नाम A दे दिया गया, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज पार्टिकल कहिए या पार्टिकल कहिए या टेस्ट चार्ज पार्टिकल कहिए। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए या फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए।
तो A का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q1 के द्वारा A पर जो लगेगा वो, फिर Q2 के द्वारा A पर लगेगा वो, और Q3 के द्वारा A पर लगेगा वो, तीनों के वेक्टर सम के बराबर A का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यानी कि लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन A ड्यू टू पार्टिकल 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन A ड्यू टू पार्टिकल 2, चार्ज पार्टिकल 2, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड A ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 3, चार्ज पार्टिकल 3, तीनों के वेक्टर सम के बराबर क्या फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। किसके लिए निकलेगा? पार्टिकल A के लिए। A पर इस तीनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे, इस तीनों का वेक्टर सम निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही A के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इसमें nth टर्म रहता, सपोज कीजिए इसमें nth टर्म रहता, तब लिख सकते थे यहां पर EA इज इक्वल टू EA ड्यू टू 1 प्लस EA ड्यू टू 2 प्लस EA ड्यू टू 3 प्लस EA ड्यू टू n। ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हो जाता। यानी कि उसके आसपास जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे उस सारे पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उनका वेक्टर सम कर लेंगे, ठीक है ना, और जो वैल्यू आएगा वही A के लिए वैल्यू होगा या इस पार्टिकल के लिए वैल्यू होगा। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। यह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द total electric field on a given charged particle is the vector sum of all field of all particles। क्या है? The total electric field on a given charge particle is the vector sum of all field of all particles। वेक्टर सम, ये तीनों का वेक्टर, तीनों चारों पांचों जितना हो उसका वेक्टर सम, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, जो उसका वेक्टर सम आएगा वही रिजल्टेंट यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यही क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। समझ में आ गया होगा। अब यहां पर चाहे तो EA1 है, जैसे कि यहां पर वैल्यू था EA1, यहां पर E इज इक्वल टू EA1, तो लिख सकते हैं हम क्या, फॉर्मूला क्या था? KQ बाई R स्क्वायर। तो Q कितना है? Q1 है, तो KQ1 बाई R स्क्वायर प्लस इसके लिए KQ2 बाई R स्क्वायर, और 3 के लिए क्या लिख सकते हैं? KQ3 बाई R स्क्वायर। जितना हो n तक हो तो n तक जाएंगे, KQN बाई R स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है ना, और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल निकाल सकते हैं हम। चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब 3-4 क्वेश्चन से समझेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि जो कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे उनको तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा कि पता नहीं ये कहां से लिखा जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लीजिए। देखिए मान गए कि एक ट्रायंगल है आपके पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसका चार्ज प्लस Q था, इसका भी चार्ज प्लस Q था, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B है, पॉइंट C है, ठीक है ना। पूछे कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर A के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ये इसके लिए निकालना है, तो यहां पर कौन सा चार्ज बॉडी होगा? पॉइंट चार्ज्ड बॉडी होगा। क्या कौन होगा यहाँ पे? पॉइंट चार्ज्ड बॉडी, टेस्ट चार्ज्ड बॉडी। तो टेस्ट चार्ज बॉडी जो होते हैं, टेस्ट चार्ज जो होता है उसको Q0 से डिनोट किया जाता है, और ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, तो ये रिपेल कर दिया इधर की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन C ड्यू टू A, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में भी क्या होगा? रिपल्सन हो गया, तो ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन C ड्यू टू B। अब फिगर कुछ ऐसे हो गया, देखिए
फिगर कुछ ऐसे बन गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू बी है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू ए है। ठीक है ना, हमको क्या निकालना है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो जब दो चार्जेस या दो फोर्सेस या दो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ठीक इसके बीच से जाता है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ठीक इसके बीच से निकलेगा। तो यहां पर 60 डिग्री, इसको भी 60 मान लीजिए, इसको भी 60 मान लीजिए, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। तो निकालते हैं, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाया गया था इस बात को, उसी पर चलते हैं। पहले निकालते हैं ईसीबी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू बी। फॉर्मूला से के क्यू बाई आर स्क्वायर, के इंटू क्यू के बाद सी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू बी। तो क्यू कितना है, प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू रख दीजिए। प्लस लिखिए या ना लिखिए, लेकिन हमेशा माइनस हो तो माइनस साइन या नहीं लिखेंगे, हमेशा प्लस में लिखेंगे। के क्यू बाई कितना हो गया, आर स्क्वायर, साइड को ए मान लेते हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर हो गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू ए निकालते हैं। तो फॉर्मूला से क्या हो गया, के क्यू बाई के, क्यू भी कितना है, प्लस क्यू है, इसका भी के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको E1 मान लीजिए और इसको E2 मान लीजिए। तो आपको पढ़ाया गया था कि जब E1 E2 दिया हुआ हो तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट यानी कि नेट निकाला जाता है वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर यानी कि E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा के बदले में हमने 60 डिग्री रख दिया। अब E1 को भी E मान लीजिए और E2 को भी मान लीजिए, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो लिख सकते हैं यहां पर हम E स्क्वायर प्लस E इंटू E, तो 2E स्क्वायर और इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, E स्क्वायर कितना हो गया, रूट अंडर 3E स्क्वायर, E को बाहर कीजिए यानी कि आ गया रूट अंडर 3 इंटू E आ गया हमारे पास। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट अंडर 3 और E का वैल्यू कितना था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। E और E दोनों E1 E2 बराबर था, तो E का वैल्यू हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट था वो निकल गया आपका रूट 3 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। कब, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। यह फॉर्मूला निकाल लिया हमने। तो ये जो नेट निकला बीच वाला, ये वाला जो निकला, कितना निकला, रूट 3 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही वैल्यू इसका नेट निकल गया। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो कितना के बराबर हो, रूट 3 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर के। तो आर के बदले में साइड कितना है, ए है, तो आप ए रख सकते हैं, रूट 3 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर। यहां आर को रिप्लेस कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिए ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास मिल गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। आगे बढ़े, चलिए, थैंक यू, मिटाएं इसे। के का वैल्यू आप रख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए, तीनों के लिए लगभग बराबर होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कि मान गए कि हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की तरफ, कि मान गए हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। और यहां पर बोले यानी कि ए बी सी एंड डी पूछे क्वेश्चन कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी, सी पर निकालना है। अब देखिए सी पर कौन सा चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज होंगे, और पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है। मान सपोज कीजिए यहां पे एक पॉइंट चार्ज बॉडी रखा हुआ है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा। फिर प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा, किसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, यानी कि ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू बी,
और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू डी, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू बी। एक तीसरा भी है, ये पॉजिटिव है और यहां पर भी क्या है, ये क्यू नॉट है और ये भी क्या है, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, तो एक ये भी टर्म आता है रिपल्सन का, एक ये भी फोर्स आएगा, एक ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू ए, यानी कि हमारे पास तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू डी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू बी, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू ए। अब तीनों का वेक्टर सम जब हम निकाल लेंगे, तभी तीनों का वेक्टर सम जब निकाल लेंगे तब जाकर के हम फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू डी निकालते हैं, तो फॉर्मूला से के क्यू और बाई साइड को ए मान लीजिए, ये ए हो गया, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए हो गया, के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसको ई मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं। अच्छा यहां पर भी सेम आएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसको E2 मान लिए, इसके लिए भी तो सेम ही आएगा ना, इसी भी यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पर क्यू नॉट है तो सेम ही आएगा। और इसी ए के लिए निकालते हैं हम लोग के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो पूरा डिस्टेंस है, यह पूरा डिस्टेंस क्या है, डायगोनल है, और स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू वन साइड, स्क्वायर कर दिए, यानी कि के क्यू बाई कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। देखिए फिगर किस टाइप का था, ऐसे था और ऐसे था पहले, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होगा, बीचों बीच रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा, और इस पर एक और कौन सा है, इसी ये भी है, ये इसी ये भी इसी डायरेक्शन में है, और ई नेट भी इसी पे आ रहा है, यानी कि पहले ई नेट निकाल करके और ई नेट और इसी ये को जोड़ देंगे तो फाइनल निकल जाएगा। तो सबसे पहले ई नेट निकालते हैं, ई नेट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 इंटू कॉस, कितना डिग्री है यहाँ पे, ये पूरा 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री हो गया, आया समझ में। अब देखिए E1 को E मान लीजिए, E2 को भी E मान लीजिए क्योंकि दोनों सेम हैं, तो प्लस 2 इंटू E और cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, तो ये टोटल टर्म खत्म, हमारे यहाँ पर E स्क्वायर, तो बच गया हमारे पास रूट अंडर 2E स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 2 इंटू E आ गया, रूट अंडर 2 इंटू E आ गया। इसका कितना आया था, के क्यू बाई, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, √2 इंटू ई का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, नेट निकालना है, ई नेट फॉर किसके लिए, पूरा पॉइंट सी के लिए। तो क्या करना होगा हमको, ई नेट और ई सी ए को जोड़ देना होगा, तो यहां पर ई नेट और प्लस ई सी ए को हमने जोड़ दिया, तो ई नेट कितना आया है, यहां पर आया है ई नेट, यहां पर ई नेट आया है किसके लिए, E1 और E2 के लिए, E नेट आया √2 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो √2 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आप प्लस इसी ये है, इसी ये कितना है, के क्यू बाई 2a स्क्वायर, तो क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ आर को हटा दीजिए, यहाँ a स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर भी आर हटा के a स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो √2 प्लस 1/2 आ गया, यहां पर ये वैल्यू निकल गया, यानी कि जो रिजल्टेंट आया, जो ई नेट और ई सी ए का जो कॉम्बिनेशन आया वो कितना के बराबर हुआ, बराबर हुआ के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1/2 के। चाहिए तो के का वैल्यू रख सकते हैं आप, के का वैल्यू कितना, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, किसके लिए, एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए और वैक्यूम के लिए। तो इस तरह से हम किसी स्क्वायर के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब प्लस 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 थे, ये तीनों चार्जेस सेम थे, यहां पर क्या था, माइनस था, अगर यहां पर क्या था, प्लस था, अगर सपोज कीजिए यहां पे माइनस रहता,
ये प्लस रहता, ये प्लस रहता, या ये प्लस रहता, ये माइनस रहता और ये माइनस रहता, तब क्या होता? ये तो तीनों टर्म, चारों का चारों टर्म प्लस था, ये भी ये भी ये भी ये भी सब प्लस था। इसमें से कोई दो टर्म या एक टर्म निगेटिव होता, तब क्या करते? देखिए मिटाएं इसको, आगे देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। एक क्लास पूरा कभी जब लगेगा कि कुछ सिलेबस आगे निकल गया, तो एक क्लास टाइम लेकर के केवल हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद होगा, काफी अच्छा होगा, काफी लंबा क्लास होगा वो। चलिए पढ़ते हैं आगे हम लोग। सपोज कीजिए बाबू, एक हमारे पास एक स्क्वायर है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज, यहां पे प्लस क्यू चार्ज, यहां पे प्लस क्यू चार्ज और यहां पे माइनस क्यू चार्ज हो। ये ए बी सी एंड डी। पूछे कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डी, डी पर निकालिए। तो माइनस प्लस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, फिर माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो फिगर कुछ इस टाइप का बन के चला आया यहां पर ऐसे। तो पहले ये फोर्स निकाल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी ड्यू टू सी, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी ड्यू टू ए। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? ये बीच वाला, ठीक है ना, एक ये भी निकालना है। तो पहले इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट ठीक क्या होता है? बीचों बीच आता है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला से E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 क्या कर देंगे? cos थीटा हो जाएगा। इसके पहले जो हमने सॉल्व किया था जस्ट वैसे ही सॉल्व करेंगे, ये निकाल लेंगे। अब निकालेंगे हम E ऑन D ड्यू टू B। इसमें डिस्टेंस जो होगा कितना ले लेंगे? √2a। अगर साइड को a मान लेंगे तो √2 इंटू वन साइड डायमीटर होता है और वहीं उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेंगे और तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालेंगे किस पर? एट डी पर। तो क्या करेंगे? इस दोनों का सम और इसका सम एक साथ कर देंगे, यानी कि EDC और प्लस EDA का जो रिजल्टेंट आया रहेगा यहां से, उसको यहां वैल्यू पुट कर देंगे और यहां पर क्या कर देंगे? प्लस EDB कर देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए इस टॉपिक को हम आगे फिर कैरी करेंगे, अभी एक और क्लास लगेगा इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ने में। तब तक आपके लिए एक क्वेश्चन, ठीक है, बना के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको डील करेंगे। जैसे कि मान के सपोज कीजिए कि एक यहां पर फिगर है स्क्वायर शेप में, ठीक है ना, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, यहां पे माइनस क्यू। स्क्वायर का साइड ए और ए दिया हुआ है। पूछे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डील करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारे टर्म हैं, उसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ। अगले क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, तो इस क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि अगला क्लास अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है बाबू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बाबू।